तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। जब हम लोग पावर सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे पहली वाली वीडियो में, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट, यूटिलाइज़ किया जाता है, तो अभी हमने बात किया था ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। ट्रांसमिशन सिस्टम में बेसिकली हम लोग करते क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, राइट। ट्रांसमिशन सिस्टम का जो रोल होता है वो जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ही होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग नहीं कंसिडर करते, जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम आता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी उसको हम लोग अलग अलग जगह पर कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसमिशन सिस्टम को हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, और दूसरा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है वो अलग अलग टाइप में कैटेगराइज़ किया गया है। सिमिलरली जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है वो भी अलग अलग टाइप में कैटेगराइज़ किया गया है। वैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को अगर हम लोग कैटेगराइज़ करें तो हमारे पास है डीसी 2 वायर सिस्टम, डीसी 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। फिर उसके बाद डीसी 3 वायर सिस्टम। हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांसमिशन है वो एसी में भी हो सकता है और डीसी में भी हो सकता है। तो अगर ट्रांसमिशन अगर डीसी में हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, और अगर एसी में हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं डीसी 2 वायर सिस्टम में। डीसी 2 वायर सिस्टम में बेसिकली लगा होता है डीसी सोर्स कुछ इस तरीके से, और ये डीसी सोर्स के साथ कुछ इस तरीके से लगा होता है लोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कितने वायर दिखाई दे रहे हैं, दो वायर। एक ये पहला वाला वायर फेस वाला वायर, और दूसरा जो वायर है वो है न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिस्टम है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डीसी 2 वायर सिस्टम। डीसी 2 वायर सिस्टम में एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, एक डीसी सोर्स होगा, दो वायर लगा होगा और वो वायर के साथ कनेक्टेड होगा लोड, और ये जो सिस्टम होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं डीसी 2 वायर सिस्टम। सिमिलरली दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है डीसी 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। इसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं दो वोल्टेज सोर्स। एक पहला वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पर यूज़ किया, और दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया। ये V1 वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये V2 वोल्टेज सोर्स। अभी भी हमें दो वायर ही मिलेंगे। पहला वाला वायर हमें यहाँ पर मिल रहा है और दूसरा वाला जो वायर है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। फेस वाला वायर और दूसरा जो वायर है वो है न्यूट्रल वायर, और दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से लोड कनेक्टेड है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिड पॉइंट, और यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कर दिया अर्थ। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डीसी 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। सिमिलरली तीसरा जो सिस्टम होता है वो होता है डीसी 3 वायर सिस्टम। डीसी 3 वायर सिस्टम में हमारे पास कितने वायर होते हैं, हमारे पास बेसिकली 3 वायर होते हैं, और अगेन दो सोर्सेज होते हैं। डीसी 2 वायर सिस्टम और डीसी 3 वायर सिस्टम दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डीसी 2 वायर सिस्टम में हमारे पास दो ही वायर मिलते हैं, मगर डीसी 3 वायर सिस्टम में हमारे पास 3 वायर होते हैं और दो सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पहला वाला सोर्स और यहाँ पर ये दूसरा वाला सोर्स, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला वाला वायर, ये दूसरा वाला वायर और ये तीसरा वाला वायर, और बीच में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है लोड। तो डीसी 2 वायर सिस्टम और डीसी 3 वायर सिस्टम दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर देखें, डीसी 2 वायर सिस्टम में हमें दो वोल्टेज सोर्स मिलता है और 3 वायर सिस्टम में भी हमें दो वोल्टेज सोर्स मिलता है। 2 वायर सिस्टम में हमें दो वायर मिलता है और 3 वायर सिस्टम में हमें बेसिकली मिलता है 3 वायर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डीसी 2 वायर सिस्टम के बारे में, 3 वायर सिस्टम के बारे में, राइट, विथ मिड पॉइंट अर्थ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें डीसी 3 वायर सिस्टम में जो मिड पॉइंट है वो भी अर्थ होगा, और डीसी 2 वायर सिस्टम में भी जो मिड पॉइंट है वो अर्थ है। तो यही रीज़न की वजह से जो सिस्टम है इसको हम लोग बोल रहे हैं डीसी 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, और ये वाला जो सिस्टम है इसको हम लोग बोल रहे हैं डीसी 3 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, दोनों जो सिस्टम है डीसी 2 वायर सिस्टम मिड पॉइंट अर्थ और डीसी 3 वायर सिस्टम मिड पॉइंट अर्थ, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि डीसी 3 वायर सिस्टम में हमारे पास 3 वायर मिलते हैं और 2 वायर सिस्टम में हमारे पास 2 वायर मिलते हैं, और दोनों में जो मिड पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो अर्थ होता है। सिमिलरली अभी बात कर लेते एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि सिंगल फेज सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद 2 फेज एसी सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद 3 फेज एसी सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंगल फेज सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम भी फर्दर 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम वो एग्जैक्टली बराबर में होने वाला है ये डीसी 2 वायर सिस्टम के तरह, मगर यहाँ पर हमने डीसी सोर्स यूज़ किया है, मगर सिंगल फेज सिस्टम हम लोग एसी सिस्टम में यहाँ पर यूज़ करते हैं एसी सोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम वो डीसी 2 वायर सिस्टम की ही तरह होगा, कुछ इसी तरीके से होगा, मगर जो सोर्स होगा वो कौन सा सोर्स होगा, एसी सोर्स होगा। सिमिलरली सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ, अगेन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो हमारे डीसी 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ उसी की तरह होगा, मगर जो सोर्सेज होंगे वो बदल जाएंगे।
हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे AC सोर्स, और यहाँ पर ये जो V2 होगा वो भी AC सोर्स होगा। सिमिलरली फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टम होता है सिंगल फेस 3 वायर सिस्टम। सिंगल फेस 3 वायर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 3 वायर होते हैं, राइट। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो सिंगल फेस 3 वायर सिस्टम है उसको हम लोग ये वाले सिस्टम से कर सकते हैं कंपेयर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बात किया सिंगल फेस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने बात किया सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंटर, सिंगल फेस, फिर उसके बाद हमने सिंगल फेस 3 वायर सिस्टम के बारे में बात किया जिसमें हमें बेसिकली 3 वायर मिलते हैं, राइट। अभी हम लोग बात कर लेते हैं 2 फेस सिस्टम के बारे में। तो जो 2 फेस सिस्टम है वो अगेन 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, 2 फेस 4 वायर सिस्टम और 2 फेस 3 वायर सिस्टम। 2 फेस 3 वायर सिस्टम में आपको 3 ही वायर मिलेंगे और 2 फेस 4 वायर सिस्टम में हमें 4 वायर मिलेंगे। ये सब सिस्टम के बारे में हम लोग इन डेप्थ आगे डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद होते हैं हमारे पास 3 फेस AC सिस्टम। 3 फेस AC सिस्टम में हमारे पास होते हैं 3 फेस 3 वायर सिस्टम, 3 फेस 4 वायर सिस्टम। 3 फेस 3 वायर सिस्टम में बेसिकली आपको 3 फेसेस मिलेंगी, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 फेस 3 वायर सिस्टम में आपको RYB फेस मिलेंगी, और 3 फेस 4 वायर सिस्टम में आपको RYB फेस अलॉन्ग विथ न्यूट्रल वायर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कौन सा सिस्टम हम लोग यूज़ करें पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ये डिपेंड करता है ट्रांसमिशन कॉस्ट के ऊपर और कैपिटल कॉस्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर कैपिटल कॉस्ट अगर कम होता है तो जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होगा वो भी कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग कंसिडरेशन है। आप अगर कोई भी अगर सिस्टम अगर बनाते हो तो आप उससे क्या चाहते हो, फ़ायदा चाहते हो। फ़ायदा कॉस्ट का भी होना चाहिए और जो फ़ायदा हम लोग जो काम जो कर रहे हैं उसका भी होना चाहिए, राइट। तब जाके हमारा जो सिस्टम होगा वो इकोनॉमिकली सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिस्टम विच इज़ टू बी यूज़, हमें कौन सा सिस्टम यूज़ करना है ये डिपेंड करेगा ट्रांसमिशन कॉस्ट के ऊपर और कैपिटल कॉस्ट के ऊपर। अगर कैपिटल कॉस्ट अगर कम होता है तो ऑब्वियसली जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 3 फेस सिस्टम। 3 फेस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं। 3 फेस सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं ओवर सिंगल फेस सिस्टम। पॉलीफेस सिस्टम हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर सिंगल फेस सिस्टम, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग 3 फेस सिस्टम के एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें, 2-3 एडवांटेजेस ही हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। सबसे पहला 3 फेस सिस्टम के हेल्प से हम लोग बल्क पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बल्क पावर कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम 3 फेस AC सिस्टम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 3 फेस सिस्टम। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें, हमारे पास 3 फेस मशीन होती है और सिंगल फेस मशीन होती है। आप एक 3 फेस मशीन बनाओ, सिंगल फेस मशीन बनाओ, दोनों का साइज़ सेम रखो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों मशीन का साइज़ सेम है, मगर एक 3 फेस है और एक सिंगल फेस है। तो जो 3 फेस वाली जो मशीन होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी, उसका जो टॉर्क होगा वो भी ज़्यादा होगा और उसका जो स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद द सिंगल फेस मशीन, जबकि दोनों का जो साइज़ है वो सेम है। तो ये एडवांटेज होता है 3 फेस सिस्टम का। 3 फेस मशीन, अगर आपका 3 फेस सिस्टम है और वहाँ पर आपने 3 फेस मशीन लगा के रखी है, तो 3 फेस मशीन कैन प्रोड्यूस मोर टॉर्क एंड पावर। जो 3 फेस मशीन है वो ज़्यादा टॉर्क और पावर प्रोड्यूस कर सकती है फॉर इन कंपैरिजन विद सेम साइज़ ऑफ सिंगल फेस मशीन। तो यहाँ पर अब तक के हमने जो डिस्कशन किया, यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन जो किया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो इसको हमने यहाँ पर फिर से कंसिडर किया है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक होता है DC ट्रांसमिशन सिस्टम और दूसरा होता है AC ट्रांसमिशन सिस्टम। पहला होता है DC ट्रांसमिशन सिस्टम और दूसरा होता है AC ट्रांसमिशन सिस्टम। DC ट्रांसमिशन सिस्टम 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। DC 2 वायर सिस्टम, सिमिलरली DC 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, DC 3 वायर सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये DC 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं HVDC सिस्टम में। और ये जो HVDC सिस्टम होता है वो उसकी जो रेंज होती है वो 500 किलोमीटर तक की होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में कि जो हम लोग जो पावर प्लांट है जो लगाते हैं वो हमारी सिटी के 500-600 किलोमीटर दूर होता है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हमें लाना होता है हमारी सिटी तक के। तो सिटी तक के लाने का काम कौन करता है? सिटी तक के लाने का काम करता है HVDC सिस्टम, हाई वोल्टेज DC सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो AC सिस्टम। मगर हम लोग करेंटली यूज़ कर रहे हैं HVDC सिस्टम। तो HVDC सिस्टम की जो रेंज होती है वो 500 किलोमीटर होती है और 500 किलो वोल्ट से भी ज़्यादा हम लोग वोल्टेज ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HVDC सिस्टम। सिमिलरली AC ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। AC ट्रांसमिशन सिस्टम भी 2-3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, सिंगल फेस सिस्टम, 3 फेस सिस्टम और सिंगल फेस सिस्टम, 2 फेस AC सिस्टम, फिर उसके बाद 3 फेस AC सिस्टम। तो अगर हम लोग सिंगल फेस सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, फिर उसके बाद नीचे सिंगल फेस 3 वायर सिस्टम, कर्सर की टिप। फिर उसके बाद 2 फेस AC सिस्टम को अगर हम लोग देखें वो भी 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। 2 फेस 4 वायर सिस्टम, 2 फेस होगी 4 वायर मिलेंगे। 2 फेस 3 वायर सिस्टम,
4 वायर मिलेंगे, इसका मतलब आर वाई बी और एक न्यूट्रल। और फिर उसके बाद 2 फेज़ 3 वायर सिस्टम जिसमें आपको 3 वायर मिलेंगे। सिमिलरली हमारे पास होता है 3 फेज़ एसी सिस्टम। 3 फेज़ एसी सिस्टम में हमारे पास 3 फेज़ 3 वायर होता है, 3 फेज़ 4 वायर होता है। 3 फेज़ 3 वायर में 3 वायर, 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम में आपको 4 वायर मिलेंगे, आर वाई बी और एक न्यूट्रल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बात कर लेते थोड़ा HVDC के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो पावर का जो ट्रांसमिशन है वो ओवरहेड भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पावर का जो ट्रांसमिशन है वो ओवरहेड भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस अगर 500 किलोमीटर का अगर आपका डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो वहाँ पर हम लोग चाह के भी अंडरग्राउंड सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं बिल्ड कर सकते? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये अनइकोनॉमिकल होगा, राइट, बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा और ये इनसेंसिबल भी होगा कि हमें 500 किलोमीटर तक के पावर को ट्रांसमिट करना और वहाँ पर हम लोग अंडरग्राउंड डिगिंग करते बैठ रहे, वहाँ पर हम लोग अंडरग्राउंड केबल डालते बैठ रहे। तो ये इनसेंसिबल, सबसे पहला तो अनइकोनॉमिकल या फिर कैपिटल कॉस्ट है, ज़्यादा जाएगा, इसको तो एक बाजू रख दो, ये सबसे पहला इनसेंसिबल होगा। ट्रांसमिशन हम लोग अंडरग्राउंड तभी कर सकते हैं अगर सिटी में जो रीजन है वो बहुत दूर दूर तक के है, तब दूर दूर तक के, जैसे कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पे, तो ऐसे केस में हम लोग अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन कर सकते हैं। क्योंकि सिटी में बेसिकली होता क्या है, ज़्यादा लोग रहते हैं, लोगों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में हमें सेफ्टी कंसिड्रेशन पहला कंसिडर करना होता है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन बन जाता है ऐसे सब सिनेरियो में। तो जो पावर का जो ट्रांसमिशन है वो ओवरहेड भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है या फिर बोल सकते हैं जो पावर ट्रांसमिशन है वो ओवरहेड भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। ट्रांसमिशन सिस्टम कैन बी ओवरहेड एंड कैन बी अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अंडरग्राउंड बेसिकली हम लोग केबल के हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं, ओवरहेड हम लोग बेसिकली ट्रांसमिशन टावर के हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओवरहेड में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन टावर या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोल, और अंडरग्राउंड में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं केबल वायर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम और ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में होता क्या है, जो कॉस्ट होता है वो कम लगता है। कॉस्ट क्यों कम लगता है? क्योंकि अगर हम लोग देखें, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको कोई डिगिंग नहीं करनी होती है, मतलब आपको कोई गड्ढा नहीं करना होता है, राइट। तो उसमें जो कॉस्ट होता है वो कम लगता है। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो हम लोग जो गड्ढा करते हैं और जब उसमें हम लोग केबल डालते हैं, तो जो केबल होता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आप केबल का कंस्ट्रक्शन देखोगे तो जो केबल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं और वो लेयर्स के पीछे जैसे कि बेडिंग, फिर उसके बाद आर्मरिंग हो गई, तो ये सब जो प्रोसेस होता है इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चले जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो केबल कंडक्टर होता है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो केबल कंडक्टर का कॉस्ट ज़्यादा है, सिमिलरली जो हम लोग जो गड्ढा जो करेंगे उसका भी कॉस्ट लगेगा। तो ये जो ओवरऑल कॉस्ट मिलाने पर जो हमें जो नेट जो कॉस्ट जो मिलेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के केस में जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, क्योंकि हमें कोई गड्ढा नहीं करना पड़ता, हमें कोई जो कंडक्टर है उसे हमें अंडरग्राउंड बिछाना नहीं पड़ता है। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको ट्रांसमिशन टावर के जो सेट्स है वो लेके आना होगा और आपको साइट पर असेंबल कर देना होगा, और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको कंडक्टर लगा देना होगा ट्रांसमिशन टावर के साथ। तो ये जो ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम होता है इसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। सिमिलरली जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम होता है इसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अंडरग्राउंड सिस्टम में हमें गड्ढा करना होता है, फिर उसके बाद हमें कंडक्टर को बिछाना होता है और केबल का जो कॉस्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो कॉस्ट होता है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम का वो ज़्यादा होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के हेल्प से हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मगर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम के हेल्प से हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसका रीज़न मेरे पास एक ही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अंडरग्राउंड में हम लोग लगाते केबल, और जो केबल है उससे हम लोग एक पर्टिकुलर वोल्टेज को ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर आप लगा रहे हो केबल और केबल में आप अगर 765 किलो वोल्ट का वोल्टेज अगर ट्रांसमिट कर दो, तो ऐसे केस में आपका केबल पूरी तरीके से जल जाएगा, राइट। तो जो केबल है उसमें आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज, क्योंकि अगर आप देखो जो केबल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, अलग अलग मतलब लेयर्स लगे होते हैं, तो अगर ज़्यादा अगर वोल्टेज होता है, वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेशन की वजह से आपका जो केबल है वो जल सकता है। तो इन सिंपल वर्ड जो केबल है उससे हम लोग एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का ही वोल्टेज हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो एक फाइनाइट वैल्यू तक के होना चाहिए। अगर वोल्टेज की वैल्यू अगर आप किलो वोल्ट में अगर ट्रांसमिट कर रहे हो केबल से, तो ऐसे केस में आपका जो केबल होगा वो जल जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से अंडरग्राउंड सिस्टम में
हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम में हम लोग यूज़ करते केबल, और केबल से हाई वोल्टेज को हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते। मगर जो ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाई वोल्टेज कैन बी ट्रांसमिट। हाई वोल्टेज को हम लोग कैसा ट्रांसमिट कर सकते हैं? ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के हेल्प से, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन टावर होता है और ट्रांसमिशन टावर के साथ हम लोग लगा देते हैं कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है उसके साथ कोई इंसुलेशन नहीं लगा होता है, और वो जो कंडक्टर होता है वो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसके भी बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है उसका थोड़ा जो कॉस्ट होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद द कॉपर। और जो एल्यूमिनियम होते हैं इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं। तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके हेल्प से हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्यों ट्रांसमिट कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता, और वो जो कंडक्टर होता है उसकी थिकनेस भी अच्छी खासी होती है, जिसके हेल्प से हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें, हाँ, जो अपना जो ओवरहेड जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इससे हम लोग हाई वोल्टेज इसलिए ट्रांसमिट कर पाते हैं क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं लगा होता है, रबर का इंसुलेशन नहीं लगा होता है, जिसके वजह से होता क्या, अगर हम लोग हाई वोल्टेज अगर ट्रांसमिट करें, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते तो ऐसे केस में हाई वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन होता है बेसिकली अगर हम लोग देखें जो सिटी होती है सिटी से बाहर होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है वो हमारे जनरेटिंग स्टेशन और सिटी को कनेक्ट करने का काम करता है रफली, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, राइट। तो ऐसे केस में जनरेटिंग स्टेशन और सिटी के बीच में आपको क्या मिलेगा? बेसिकली आपको मिलेगा जंगल वंगल, आपको मिलेगा फॉरेस्ट मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कोई ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर लोगों की डेंसिटी कम रहेंगी। लोगों की डेंसिटी कम रहने की वजह से होगा क्या, आपको उतना सेफ्टी क्राइटेरिया ज़्यादा कंसिडर नहीं करना होगा, और सेफ्टी क्राइटेरिया आपको ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है। तो ऐसे केस में आप लगा सकते हो ओवरहेड वायर, और ओवरहेड वायर के हेल्प से आप हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हो। ज़्यादा लोग नहीं है, इसका मतलब आप हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हो। ज़्यादा लोग अगर कहीं पे भी आ जाते हैं, लोगों की डेंसिटी ज़्यादा होती है कहीं पे भी, तो वहाँ पर हाई वोल्टेज अलाउड नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के हेल्प से हम लोग हाई वोल्टेज को किस तरीके से ट्रांसमिट कर पाते हैं, राइट। सिमिलरली ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में जो फॉल्ट का जो लोकेशन होता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जैसे कि ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम आपके आंखों के सामने, कहीं पे भी अगर फॉल्ट होगा तो आग वाग लगेंगी, चिंगारी विंगारी आएंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई उधर फॉल्ट हुआ है। मगर अंडरग्राउंड केबल में अगर आप देखो, अंडरग्राउंड केबल ज़मीन के नीचे, तो अगर कुछ भी अगर फॉल्ट होता है तो ऐसे केस में आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि फॉल्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इन सिंपल वर्ड, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, मगर अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में जो सेफ्टी होती है वो कम होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अंडरग्राउंड सिस्टम में जो सेफ्टी होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में जो फॉल्ट के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। चांसेस ऑफ फॉल्ट्स आर मोर, ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप देखो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल जोर की बारिश आ रही है, बहुत तेज़ी से बारिश आ रही है और बिजली मतलब गिर जाती है ट्रांसमिशन लाइन पर, तो होगा क्या, ओवर वोल्टेज होगा। ओवर वोल्टेज की वजह से होगा क्या, शॉर्ट सर्किट। ओवर वोल्टेज ओवर करंट ये है क्या, ये सब शॉर्ट सर्किट की निशानी है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फॉल्ट के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम, मगर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम में जो फॉल्ट के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। और जब भी फॉल्ट होता है अंडरग्राउंड सिस्टम में तो उस केस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फॉल्ट का लोकेशन आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद वो जो फॉल्ट है उसे हमें करना होता है रेक्टिफाई। तो हम लोग और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है उसमें जो फॉल्ट के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। चांसेस कम क्यों होते हैं? क्योंकि जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं होता, जिसके वजह से होता है क्या, इन्वायरमेंटल अगर किसी भी तरीके का अगर चेंज आता है तो वो हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम पर उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत हैवी रेन हो रही है और अगर लाइटनिंग हो रही है तो जो लाइटनिंग है उसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा ये अंडरग्राउंड केबल के ऊपर। तो यही रीज़न की वजह से जो अंडरग्राउंड केबल है उस पर जो इफ़ेक्ट होगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो फॉल्ट होगा वो बहुत कम होगा। सिमिलरली ओवरहेड सिस्टम में हम लोग बेसिकली कंसिडर करते हैं इंडक्टेंस इज़ मोर ड्यू टू विच वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस फॉर गिवन डिस्टेंस। ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में होता क्या, जो इंडक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। इंडक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो इंडक्टेंस होता है वो कम होता है अंडरग्राउंड सिस्टम में, और जो कैपेसिटेंस होता है वो ज़्यादा होता है।
जिसके वजह से होता है क्या, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है इन अंडरग्राउंड सिस्टम या फिर बोल सकते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो ओवरहेड सिस्टम में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू द इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है, राइट। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है ड्यू टू द कैपेसिटेंस इफेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है इसके वजह से होता क्या है, जो नेबरिंग टेलीकम्युनिकेशन लाइन होती है, नेबरिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्किट, उस पर क्रिएट होता है इंटरफेरेंस। मतलब ये जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये ट्रांसमिशन लाइन जैसे आप आगे ये डिटेल में डिस्कशन करोगे, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको हमें क्या करना होता है, एनर्जाइज करना होता है। मतलब हमें ट्रांसमिशन लाइन को टर्न ऑन करना होता है। ट्रांसमिशन लाइन को टर्न ऑन करने का काम कौन करता है, सब स्टेशन करता है, जो कि जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बाजू लगा होता है। तो जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को टर्न ऑन करते हैं तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवल करने लगती है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव्स। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो रेडियो इंटरफेरेंस क्रिएट करती है नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर। अभी ट्रांसमिशन लाइन तो एक अकेली लाइन है ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लाइन होती है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन लाइन हो गई, टेलीफोन की लाइन हो गई। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके वजह से जो टेलीफोनिक लाइन होती है उस पर क्या होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के वजह से, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के वजह से आप बोल सकते हो, जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन होती है उस पर क्रिएट होता है इंटरफेरेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये एक डिसएडवांटेज होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है कम्युनिकेशन सर्किट के ऊपर, मगर जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है वो कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करता कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर बोल सकते हैं कम्युनिकेशन सर्किट पर। नो इंटरफेरेंस ओवर कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर बोल सकते हैं सर्किट। अगर आप ये ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम का अगर आप एप्लीकेशन देखो तो रेलवे हो गया, हाई पावर प्रोजेक्ट हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें अंडरग्राउंड सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम का जो एप्लीकेशन होता है वो होता है सिटी या फिर बोल सकते हो सब स्टेशन में आपको मिलेगा बेसिकली अंडरग्राउंड सिस्टम। यहाँ पर आप ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम ये आप कब डिसाइड करोगे, इसको डिसाइड करने के तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पावर को जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट हमें ध्यान में रखना होता है। और सिमिलरली ओवरहेड अंडरग्राउंड डिसाइड करने का टाइम हमें ये कंसिडर करना होता है कि हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज का लेवल कितना है। और सिमिलरली जहाँ पर भी हम लोग ये ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वहाँ पर डेंसिटी कितनी है लोगों की, अगर डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है और वहाँ पर आप अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम अगर लगा भी रहे हो तो जो वोल्टेज है वो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज की एक्सट्रीमली हाई वैल्यू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 765 किलो वोल्ट की लाइन बिछा दी पब्लिक प्लेसेस पर, तो ये बहुत डेंजरस होगा, राइट। तो आप कभी अंडरग्राउंड और कभी ओवरहेड डिसाइड करोगे, ये अंडरग्राउंड और ओवरहेड इसको किस तरीके से डिसाइड करेंगे, जनरेटिंग सबसे पहला जो वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमें कितना वोल्टेज भेजना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना वोल्टेज ट्रांसमिट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जहाँ पे भी जो ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम लगा रहे हैं वहाँ पर लोगों की डेंसिटी कितनी है, पब्लिक प्लेस है या फिर कोई ऐसा जंगल वंगल जैसा इलाका है, राइट। तो ऐसे बहुत से कंसिड्रेशन होते हैं जिस कंसिड्रेशन के हेल्प से हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो पावर है उसे हमें ट्रांसमिट करना है ओवरहेड या फिर अंडरग्राउंड। अभी हम लोग बात कर लेते हैं HVDC सिस्टम के बारे में। अभी ये HVDC सिस्टम होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें HVDC सिस्टम के बारे में हमने आगे बात किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें HVDC सिस्टम, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है जनरेशन। अब ये जनरेशन, ये जो जनरेटर है वो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, 11 किलो वोल्ट वोल्टेज। अब ये जो 11 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज है इसे हमें क्या करना होगा, स्टेप अप करना होगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो वोल्टेज है उसे क्या करेगा, स्टेप अप करेगा। अब ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग दे देते हैं रेक्टिफायर में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो TC ट्रांसमिशन है वो HVDC ट्रांसमिशन ये पॉसिबल हो पाया है, इसका रीज़न ये, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये HVDC ट्रांसमिशन के पीछे का जो एक्चुअल जो रीज़न होता है वो होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर नहीं होते हमारे पास, या फिर एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर हमारे पास नहीं होते तो हम लोग अभी DC ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे होते। तो जो DC ट्रांसमिशन है उसका जो रीज़न होता है वो होता है ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, AC को कन्वर्ट करता है DC में। अब ये जो DC जो पावर होता है इसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं और इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं HVDC सिस्टम। अभी जो DC पावर हम लोग जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो DC पावर हम लोग जो ट्रांसमिट कर रहे हैं या HVDC सिस्टम के हेल्प से हम लोग जो DC पावर जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये पावर को हमें ला के देंगे जनरेटिंग स्टेशन से सिटी तक के।
और हमने डिस्कस किया था सिटी और जनरेटिंग स्टेशन के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 500 to 600 किलोमीटर का गैप होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है ये हमें वोल्टेज ला के देगा, राइट, हमारी सिटी को। फिर हमारे सिटी में एक और एक सबस्टेशन लगा होता है जिसमें लगा होता है इन्वर्टर। अब ये इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो एसी होता है अगेन हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को दे देते हैं। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, जो एसी जो वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करता है, क्योंकि हमें 240 और 440 वोल्टेज ही चाहिए। फिर उसके बाद ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दे दिया जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पावर को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो कुछ इस तरीके से HVDC ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हम लोग डीसी ट्रांसमिशन जो कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, हमने ये तो देख लिया कि जो डीसी ट्रांसमिशन है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता तो डीसी ट्रांसमिशन नहीं होता। तो ये डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ HVDC सिस्टम, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो HVDC में जो वोल्टेज जो लगता है वो हाई होता है, एंड HVDC वोल्टेज इज़ हाई ड्यू टू विच कंडक्टर वॉल्यूम डिक्रीजेस। HVDC सिस्टम में जो वोल्टेज जो लगता है वो ज़्यादा लगता है, जिसके वजह से होता क्या है, कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, विच डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर, जिसके वजह से जो कंडक्टर का जो कॉस्ट होता है वो हमें कम लगता है। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, कोई भी सिस्टम बनाने से पहले, ट्रांसमिशन सिस्टम बना रहे या फिर कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंसिडर करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो कॉस्ट है वो हमें कितना लग रहा है। कॉस्ट अगर हमें ज़्यादा लग रहा है और सिस्टम की एफिशिएंसी भी अगर कम है तो ऐसे केस में इंजीनियर्स लोग बिल्कुल भी ये प्रोजेक्ट को डील नहीं करते, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी साइन नहीं करते। कॉस्ट कम लग रहा है और वो सिस्टम की एफिशिएंसी भी अगर ज़्यादा है तो ऐसे प्रोजेक्ट को पहला इंजीनियर्स लोग कंसिडर करते हैं, राइट। तो HVDC में जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंडक्टर का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से जो कंडक्टर का जो कॉस्ट होता है वो भी कम लगता है। HVDC सिस्टम में जो एफिशिएंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है, और ऑब्वियसली एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो वही सिस्टम हम लोग कंसिडर करेंगे। कोई सिस्टम है जो कि इनएफिशिएंट है उसको आप कंसिडर करोगे क्या, ऑब्वियसली नहीं कंसिडर करोगे। तो जो HVDC सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। HVDC सिस्टम में रिक्वायर ओनली 2 कंडक्टर फॉर ट्रांसमिशन यूजिंग अर्थ एज अ रिटर्न कंडक्टर, सो ह्यूज सेविंग इन कॉस्ट। अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है कि जो कॉस्ट है उसमें ह्यूज सेविंग होती है। HVDC सिस्टम में 2 ही कंडक्टर लगता है ट्रांसमिशन के लिए, यूजिंग अर्थ एज अ रिटर्न कंडक्टर। जो अर्थ है उसको हम लोग रिटर्न कंडक्टर के तौर पर ले लेते हैं, जिसके वजह से होता है कि जो कंडक्टर का जो कॉस्ट है उसमें ह्यूज सेविंग होती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें HVDC सिस्टम में, इन HVDC देयर इज़ नो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। यहाँ पर आप इसी सिस्टम में ये देखोगे कि आपको बेसिकली लॉसेज मिलते हैं, जैसे कि कोरोना लॉस हो गया, स्किन इफेक्ट हो गया, पावर लॉस हो गया, तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपको लॉस मिलते हैं इसी सिस्टम में। मगर ये जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें आपको कुछ भी लॉसेज नहीं मिलेंगे। ये लॉसेस की वजह से होता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कोरोना लॉस हो गया, फिर उसके बाद I²R लॉस हो गया। तो ये जो लॉसेज होते हैं वो बेसिकली हमें मिलते हैं एसी सिस्टम के वजह से, जिसके वजह से एसी सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम होती है। तो HVDC सिस्टम में कोई इंडक्टेंस नहीं होता, कोई कैपेसिटेंस नहीं होता, जिसके और कोई डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होता। मतलब HVDC सिस्टम में जो लॉसेज होते हैं वो मिनिमम होते हैं, जिसके वजह से होता है कि जो HVDC सिस्टम में उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। नो स्किन इफेक्ट, एंटायर कंडक्टर कैरीज करंट। और ये HVDC सिस्टम में कोई स्किन इफेक्ट जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके वजह से होता है क्या है, पूरा का पूरा जो कंडक्टर है वो करंट को कैरी करता है। HVDC के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यहाँ पर हमने एडवांटेजेस के बारे में बात किया। सिमिलरली अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, HVDC का डिसएडवांटेज ये होता है कि HVDC में बेसिकली आप DC पावर के साथ डील कर रहे हो, तो DC स्विच गियर को बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और DC सबस्टेशन को भी बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें DC स्विच गियर एंड सबस्टेशन इज़ मोर कॉस्टलियर देन AC स्विच गियर एंड सबस्टेशन। DC स्विच गियर और जो सबस्टेशन होता है वो ज़्यादा कॉस्टलियर होता है AC स्विच गियर और सबस्टेशन के कंपैरिजन में। और जो DC उसको हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, बट विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि चॉपर हो गया, कन्वर्टर हो गया, इसके हेल्प से आप DC को भी हाई और लो कर सकते हो। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं HVDC के, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था
यहाँ पर एक और एक पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अगर हम लोग इंक्रीज़ करें तो होगा क्या। जैसे कि हमें पता है हाई HVDC सिस्टम में हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, जिसके हेल्प से हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। अगर हम लोग वोल्टेज को अगर हम लोग हाई करें, ये क्वेश्चन उठता है पावर सिस्टम में, अगर हम लोग वोल्टेज को अगर हाई करते हैं और हाई वोल्टेज को अगर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो ऐसे केस में क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज वेरिएशन इन ट्रांसमिशन लाइन, अगर हम लोग वोल्टेज को वेरी करें या फिर हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज को वेरिएशन का मतलब इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करें इंक्रीमेंट। अगर हम लोग वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ करें तो ऐसे केस में होगा क्या। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ फैक्टर्स है जो कि हम लोग एज्यूम करते हुए चलेंगे कि जो पावर जो ट्रांसमिट हम लोग जो कर रहे हैं वो है कांस्टेंट, ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो भी है कांस्टेंट, और जो करंट डेंसिटी वो भी है कांस्टेंट, और जो पावर फैक्टर है वो भी है कांस्टेंट, और जो रेसिस्टिविटी है वो भी है कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इफ़ ऑल दिस पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, अगर ये सारे के सारे पैरामीटर्स को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें और अगर हम लोग वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ करें तो ऐसे केस में होगा क्या। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक और एक फैक्टर है जो कि आपको पता होना चाहिए। हम लोग जो वोल्टेज जो ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन वोल्टेज बेसिकली दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, एक पावर की वैल्यू के ऊपर और दूसरा डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन कौन से पैरामीटर, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम यूज़ करें या फिर ओवरहेड सिस्टम यूज़ करें। इसके भी बारे में हमने डिस्कस किया था कि सब डिपेंड करता है कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, डिपेंड करता है कि लोगों की डेंसिटी कितनी है एंड सो ऑन। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दो पैरामीटर के ऊपर। सबसे पहला पावर वैल्यू, हमें कितना पावर ट्रांसमिट करना है, और डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन मतलब हमें कितने दूर तक के पावर को ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हम लोग पावर को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं और अगर ये सब पैरामीटर अगर हम लोग एज्यूम करें और अगर हम लोग पावर को अगर हम लोग इंक्रीज़ करें, वोल्टेज को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऐसे केस में होगा क्या। तो सबसे पहला जब हम लोग ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जो ट्रांसमिशन लाइन के जो लॉसेज है वो डिक्रीज़ करेंगे। तो एक हमें एडवांटेज मिल गया। ट्रांसमिशन वोल्टेज को जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो एफिशिएंसी होगी हमारे सिस्टम की वही इंक्रीज़ हो जाएंगी, यहाँ पर भी हमें एडवांटेज मिल गया। ट्रांसमिशन वोल्टेज को जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट सेविंग होगी, तो यहाँ पर भी हमें एडवांटेज मिल गया। सिमिलरली ट्रांसमिशन वोल्टेज को जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो आपको जो इंसुलेटर जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आ जाता है। अगर आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ़ इंसुलेटर होंगे वो आपको ज़्यादा लगेंगे। अब ये इंसुलेटर होता है क्या, इसके बारे में हमने इनिशियली डिस्कस किया है। यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा लोअर स्टैंडर्ड में, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटर बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि करंट को अलाउ नहीं करता। बेसिकली होता क्या है, आपका जो ट्रांसमिशन टावर होता है और कंडक्टर दोनों के बीच में इंसुलेटर कनेक्टेड होता है। यहाँ पर अगर हम लोग ये फिगर देखें, जस्ट वेट, यहाँ पर अगर हम लोग ये फिगर देखें, ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। यहाँ पर अगर आप देखो ट्रांसमिशन कुछ इस तरीके से ट्रांसमिशन टावर होगा, ये वाली फिगर कंसिडर करें, कुछ इस तरीके से आपको ट्रांसमिशन पोल मिलेगा और नीचे कुछ इस तरीके से आपको इंसुलेटर मिलेंगे। मतलब ट्रांसमिशन टावर और कंडक्टर दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है इंसुलेटर। ट्रांसमिशन टावर और कंडक्टर दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर करता क्या है, जो इंसुलेटर है वो ट्रांसमिशन कंडक्टर का जो करंट है उसे ट्रांसमिशन टावर में जाने नहीं देता, राइट। अगर ट्रांसमिशन कंडक्टर का करंट अगर ट्रांसमिशन टावर में चले जाए और कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ट्रांसमिशन टावर को छू ले तो जो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, राइट। तो यही रीज़न की वजह से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर अगर कोई जानवर अगर ट्रांसमिशन टावर के कांटेक्ट में आए तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, यही रीज़न की वजह से हम लोग लगा देते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम लोग ट्रांसमिशन टावर का जो क्रॉस आर्म और जो कंडक्टर होता है उसके बीच में हम लोग लगाते हैं। कंडक्टर और जो क्रॉस आर्म होता है उसके बीच में लगा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर उसके साथ लगा होता है इंसुलेटर और इंसुलेटर के साथ लगा होता है क्रॉस आर्म, या फिर आप बोल सकते हैं क्रॉस आर्म के बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर के नीचे लगा होता है कंडक्टर। तो इंसुलेटर बेसिकली करता क्या है, जो इंसुलेटर होता है वो करंट को फ्लो नहीं होने देता ट्रांसमिशन टावर में। तो यहाँ पर अगर आप वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो इंसुलेटर होगा उसे भी आपको इंक्रीज़ करना होगा, राइट। अगर आप वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ कर रहे हो मगर इंसुलेटर को आप इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, इंसुलेटर बेसिकली डिस्क के फॉर्म में होता है। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो इंसुलेटर की जो डिस्क होगी वो भी आपको इंक्रीज़ करनी होगी। अगर आप इंसुलेटर की डिस्क अगर इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो तो जो कंडक्टर का जो करंट है वो ट्रांसमिशन टावर में चले जाएगा और कोई अगर वो ट्रांसमिशन टावर को छू ले तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा।
तो यहाँ से आपको डिसएडवांटेज मिलता है, अगर आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो इंसुलेटर है वो भी इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऐसे केस में ये डेंजरस होगा। सिमिलरली अगर आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो ट्रांसमिशन टावर का जो कॉस्ट होगा, स्विच गियर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज़ करने की वजह से जो कंडक्टर का जो कॉस्ट है वो तो डिक्रीज़ कर गया, क्योंकि जो कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर गया। मगर यहाँ पर आप देखो जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी जो हाइट होगी उसको आपको इंक्रीज़ करना होगा, अगर आप ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हो तो। सिमिलरली यहाँ पर जो स्विच गियर है उसकी भी जो मतलब जो रेटिंग है उसको आपको इंक्रीज़ करना होगा। सिमिलरली जो ट्रांसफार्मर है उसकी भी जो रेटिंग है उसको आपको इंक्रीज़ करना होगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस में जो कॉस्ट होगा वो आपको ज़्यादा चले जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो ट्रांसमिशन जो वोल्टेज है वो आपको ऑप्टिमम चूज़ करना होगा, जिसके वजह से बैलेंसिंग बने रहे। ये ट्रांसमिशन टावर के कॉस्ट में, स्विच गियर और ट्रांसफार्मर के कॉस्ट में, मतलब ये सारे के कॉस्ट में बैलेंसिंग बने रहे, और साथ ही साथ जो कंडक्टर का जो कॉस्ट है उसमें भी बैलेंसिंग बने रहे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंजीनियरिंग कंसिड्रेशन होते हैं ये सब। सिमिलरली अगर आप देखो ट्रांसमिशन वोल्टेज अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो तो ऐसे केस में जो इरेक्शन कॉस्ट होगा वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि आप देखो ट्रांसमिशन वोल्टेज आपने इंक्रीज़ किया तो ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट होगी वो भी इंक्रीज़ करेंगी। ट्रांसमिशन टावर की हाइट जब इंक्रीज़ करेंगी तो ट्रांसमिशन टावर को जब हम लोग असेंबल करेंगे साइट पे तो उसका जो इरेक्शन कॉस्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा, राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करेंगे टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम का टिपिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इनिशियली आपने पढ़ा होगा पहली वाली वीडियो में कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग किस तरीके से अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो रीजन में अलग अलग एरिया होते, राइट। वो अलग अलग एरिया को किस तरीके से 440 वोल्ट वोल्टेज मिलता है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इन डेप्थ।